नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि एग्ज़ाम की घड़ियां हैं बहुत ही नज़दीक, तो हमेशा एक इच्छा होती है या उत्सुकता होती है कि कैसा आएगा पेपर, क्या रहेगा प्रारूप। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि प्रारूप हूबहू वैसा ही है जैसा पिछली 68,500 लिखित परीक्षा में था, लेकिन जो प्रश्नों की प्रकृति है वो अति लघुत्तरीय थी पिछली बार, और इस बार होनी है बहुविकल्पीय। बस 4 विकल्प मिलेंगे और आपको सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। अधकचरा भी पढ़ा है या कुछ कन्फ्यूज़न भी है तो वो चीज़ें आपकी छिप जाएंगी। यदि मात्रात्मक अशुद्धियाँ भी होती हैं तो कोई बात नहीं है, आपको 4 विकल्प मिलेंगे। सही विकल्प आपको टिक करके बबल कर देना है, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस बार का एग्ज़ाम। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं पनपेगा। पीएनपी को एक एक प्रश्न के 8-8 उत्तर नहीं देने होंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ भी नहीं होंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक 68,500 जो पिछली लिखित परीक्षा हुई थी उसके जो पेपर आया था उसका हम हल देखते हैं। व्याख्यात्मक हल यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम हिंदी, फिर इसके उपरांत इंग्लिश, फिर इसके बाद संस्कृत, और लास्ट में विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम अगले कुछ मिनटों में 50 प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे और कैसे प्रश्न आएंगे उनसे रूबरू होंगे। तो देखिए, पहला जो था इसमें था कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस बार भी एक अपठित गद्यांश आने वाला है। बस यही रहेगा कि उसमें क्वेश्चन पूछेगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे, जबकि पिछली बार आपको हाथ से लिखना था वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। यहाँ पे मिल गया है हमें अपना निचोड़। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न पूछा गया था प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नागरिकों का साक्षर होना। 1 नंबर पक्के। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। काफ़ी जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो आप लोगों को भी ना लगे कि मेरे समय को व्यर्थ किया जा रहा है। तो चलिए, दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। अग्नि शब्द का तद्भव बिना देखे आप अग्नि का तद्भव होता है आग। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो ये आप समझिए कि एक आपको गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, एक समास से संबंधित प्रश्न आएगा। तो चौराहा में चूंकि 4 जहाँ पे रास्ते मिलते हैं वहाँ पे होता है चौराहा। तो चौराहा चूंकि संख्यावाची है तो इस वजह से यहाँ पे द्विगु समास होगा। जहाँ पे संख्या, चौराहा, पंचभुज, खडभुज, इस प्रकार का जो भी शब्द होगा उसमें क्या होगा? द्विगु समास। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द। तो एक शब्द भी आप तैयार करेंगे, याद कर लेंगे और ढेर सारे। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। फिर है एक तद्भव तत्सम से रिलेटेड प्रश्न आएगा। कंघी का तत्सम क्या है? तो कंघी का तत्सम है कंकती। फिर है व्यूह का विलोम। तो एक आप विलोम भी रटेंगे, याद कर लेंगे कुछ। तो व्यूह का विलोम होगा अव्यूह। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चूंकि जहाँ पे काकी के, रारी रे, मामी में ये सब आता है तो वहाँ पे होता है संबंध कारक। तो अतः यहाँ पे राम का घर आया है, बड़ा का है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। देखते हैं मैंने कहा होगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? क्योंकि मैंने कहा होगा वो एकदम से एश्योर्ड नहीं है कि हाँ मैंने एग्जैक्टली कहा ही है। तो चूंकि यहाँ पे संदेह की स्थिति आ रही है तो यह हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। फिर है अस कही कुटिल भई उठी ढाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, जनहु जानव मनहु मानव। ये सब जहाँ पे आते हैं वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे संभावना व्यक्ति होती है
तो संभावना व्यक्त होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे हो जाता है। तो अतः यहाँ पे मानहु शब्द को लेते हुए जानहु मानहु की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो क्रिया से भी संबंधित सकर्मक, जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है किसी पर, तो वहाँ पे होता है कर्म, कर्म की प्रधानता हो जाती है, तो वहाँ पे होता है सकर्मक क्रिया। और जहाँ पे क्रिया का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पे होती है अकर्मक क्रिया। जैसे वह अपना क्या खुजलाता है, तो वह अपना, चूंकि सिर खुजलाता है, ये सिर है, सिर अपना खुजला रहा है, क्रिया खुजलाना है और इसका प्रभाव सिर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे वह पढ़ता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है, चूंकि वह पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव कहीं पर नहीं पड़ रहा है, चूंकि कर्ता द्वारा किसी को चाहा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे होगा वह किताब पढ़ता है, क्लियर कर दूं, वह किताब पढ़ता है, अगर इसको कहें तो यह है सकर्मक क्रिया, क्योंकि जो क्रिया है उसका प्रभाव किताब पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कहीं पर, तो वहाँ पर हो जाएगा सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे होगी, चूंकि वह सिर खुजला रहा है। फिर देखते हैं वीर रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जैसे रति, विभत्स रस का जुगुप्सा, और इसी प्रकार से हास्य रस का हास, करुण रस का शोक। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। फिर देखते हैं उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चूंकि उत और मेष मिलकर बनेगा उन्मेष। फिर देखते हैं जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। फिर है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम और कार मिलाकर चूंकि बनता है संस्कार, सम और कृत मिला के बनता है संस्कृत, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा सम उपसर्ग। फिर है सुष्टि का तद्भव क्या है? तो सुष्टि का तद्भव शब्द हो जाएगा सोंठ। मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पे भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। जैसे मुझसे कहा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे दौड़ा नहीं गया, जहाँ पे ऐसे भाव आएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य। अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। 17वां प्रश्न है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा अधित्यका। यदि पर्वत के समीप के भूमि को पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाता है उत्तर उपत्यका। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं उपत्यका अधित्यका। तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे कहेंगे अधित्यका, क्योंकि समीप की जो भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। तो इन दोनों से आप क्लियर हो लें आज ही। फिर है लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट में आपका प्रत्यय हो जाएगा आवट। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो चूंकि संज्ञा में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, काला सागर, पीला सागर, नीला सागर, तो चूंकि यदि सागर बस होता तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती, और चूंकि यहाँ पे जाति ना होकर एक व्यक्ति विशेष की ओर इंगित किया जा रहा है कि काला सागर है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे नदियों के जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जो नदियाँ होती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ नदी बस कहा जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है यहाँ पर। चूंकि कर्मधारय समास की विशेषता होती है कि इनमें दो शब्द आते हैं, दो पदों की प्रधानता होती है, एक विशेषण और एक विशेष्य। तो जहाँ पे इन दो पदों की प्रधानता होगी वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अर्थात यहाँ पे कहा गया है प्रधान है जो मंत्री, यहाँ पे मंत्री जो आपका है वह विशेष्य है, और जो प्रधान है वो उसकी मंत्री की विशेषता बता रहा है। चूंकि जो मंत्री है वह प्रधान है, तो चूंकि मंत्री की विशेषता बताई जा रही है,
विशेष की विशेषता विशेषण, तो इस वजह से यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऐसे 20 प्रश्न पिछली 68,500 भर्ती में आए थे और जिन व्यक्तियों ने या अभ्यर्थियों ने सही किए तो उन्होंने चयन पाया और आज प्राथमिक विद्यालयों का विकास कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं और वो रोजगार परक हैं। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न एग्ज़ाम जैसे एसएससी वगैरह के हो गए, बहुत सारा कंपटीशन है वहाँ पर, कई लाख अभ्यर्थी वहाँ पे प्रतिभाग करते हैं। यहाँ तो संख्या 4 लाख मुश्किल से रहने वाली है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। खैर देखते हैं अपना अगला पार्ट जो कि लैंग्वेज का ही है और इंग्लिश देखते हैं। तो अंग्रेजी में भी आपको एक पैसेज मिलेगी, जैसे रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट अर हाफ माई डेज, तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर, तो यहाँ पे ERE जो आया था एर है, तो यहाँ पे एर का हो जाएगा बिफोर, एर का हो जाएगा बिफोर, और यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, जहाँ पे देखिए पेयर में होता है, नॉट ओनली आएगा वहाँ पे बट आल्सो हो जाता है। तो नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, तो यह यहाँ पे कंजंक्शन आएगा। इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो यहाँ पे स्वीट जो आया है वह सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो द मैंगोज यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट यहाँ पे प्रेडिकेट है, तो स्वीट इस वजह से यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो राहुल सेड टू मी, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा गया था। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, तो राहुल टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आएगा ही वर्क इन एन ऑफिस। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो है इट इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी के पहले यूनिक आया था, क्योंकि यू जो होता है यूनिक, तो यहाँ पे यह व्यंजन है, तो यू का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से यहाँ पे आ आएगा, तो ए यहाँ पर यूज होगा आर्टिकल। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे AEIOU एक सिंपल सा फंडा बताते हैं कि अगर स्वर आते हैं पहला शब्द, तो पहला यानी कि लेटर, तो वहाँ पे किसी शब्द में पहला लेटर यदि AEIOU है तो वहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, लेकिन यदि व्यंजन से शुरुआत हो रही है तो वहाँ पे ए आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो यूनिक चूँकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण या है यूनिक से है या, तो इस वजह से यहाँ पे ए आएगा। एक्सेप्शनल केस है, इसे आप ध्यान में रखें। फिर है अगली पैसेज आई थी, तो इसमें प्रश्न था व्हाट डिड लियोनार्डो द विंची डिज़ाइन इन 1478। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1478 द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो द विंची डिजाइंड एन ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। फिर है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी, तो बी का जो मैस्कुलिन फॉर्म है वो होता है ड्रोन। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर आपने पढ़ा होगा, वही प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न था 28 नंबर था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द सोल्जर फॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा विथ करेज। फिर देखते हैं 29, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ये चूंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव वॉइस, चूँकि पैसिव वॉइस में टेलीफोन से अगर स्टार्ट होता तो वहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाता। तो मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स
टू द फॉलोइंग वर्ड्स, जो सब में फिट हो, जैसे रीफ्रेश, रीराइट, रीटेक होता है तो यहाँ पे री हो जाएगा। तो ये थे 10 प्रश्न इंग्लिश के। इंग्लिश कई लोगों को परेशान भी करती है, लेकिन इस बार बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप लोग टिक कर ले जाएंगे, और 10 में से 5-6 अमूमन तो मिल ही जाएंगे। खैर, इंग्लिश का भी डिस्कशन होगा एक दो वीडियो में, इम्पॉर्टेंट जो होंगे इनसे रिलेटेड, नाउन वगैरह के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये पहचानने से संबंधित छोटा बेसिक नॉलेज उसको आप कर लें। और इसके उपरांत ये प्रीपोजिशन की बात हो जाएगी। बस यही है, इससे ज़्यादा ग्रामर पोर्शन से कुछ आना नहीं है। 10 प्रश्न आएंगे और आप लोग कर ले जाएंगे। तो खैर, देखते हैं अब संस्कृत सेक्टर को। संस्कृत के भी यहाँ पे 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो एकदा राजकुमारः सिद्धार्थः ऐसे करके था। तो विलोक्य इत पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। तो विलोक्य के लिए जो शब्द आया था ये था दृष्टवा। यहाँ पे आप पैसेज देख सकते हैं, तो वहाँ पे दृष्टवा आया था, तो विलोक्य का अर्थ हो जाएगा दृष्टवा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं बिना देरी किए। कुत्र अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो इसका कहाँ उत्तर हो जाएगा। सह चोरेभ्यः बिभेति, वह चोर से डरता है। तो जहाँ पे से आता है, से के कारण अलगाव, चूंकि चोर से डरता है मतलब भागेगा। इस प्रकार से आप ट्रिक बना लीजिए, जहाँ पे अलगाव टाइप का होगा तो वहाँ अलगाव में होगी पंचमी विभक्ति। फिर है प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रति, और तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। फिर है पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? इन सब चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना। पठनीय में अनियर प्रत्यय होगा। फिर है पंचग्रामम, चूंकि पंच 5 संख्यावाची है तो यहाँ पे द्विगु समास। फिर है सुखार्तः में कौन सी संधि? हालांकि वृद्धि संधि मानी थी पीएनपी ने। इसके उपरांत जब थोड़ा विवाद बढ़ा, लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, तो इसके उपरांत उन्होंने विवाद से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे स्वर संधि मान ली थी। जबकि यहाँ पे होगी दीर्घ संधि मेरे हिसाब से, चूंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा सुख प्लस आर्तः, सुख और आर्तः मिलके सुखार्तः बनेगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि होने चाहिए था, लेकिन उन्होंने माना था वृद्धि संधि और स्वर संधि, 2 विकल्प उन्होंने दिए थे। वायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है? तो यह अयादि संधि का विधान करता है। फिर है बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालिका, बालिके, बालिका यह रूप चलता है, तो बहुवचन का हो जाएगा बालिका। फिर देखते हैं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन से नए विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते? तो बहुरत्ना वर्तते। 10 प्रश्न ऐसे आए हैं। ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी 69,000 में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर देखते हैं कि एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। तो औसत चाल, तो औसत चाल जो होती है 2xy अपान x प्लस वाई, यह औसत चाल का फार्मूला होता है। तो 2x जाने में 4 और आने में 2 अपान x प्लस 4 2 6, 2 3 6, तो 8/3। तो औसत चाल हो जाएगी 8/3। फिर देखते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जो वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष जल का, वाटर का था 4/3, इस तरह बना लेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का, ग्लास का, वायु के सापेक्ष ये है 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का, जल वाटर के सापेक्ष कांच का, ग्लास का। तो देखिए जी कहाँ पे आएगा? जी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे 3/2 ऊपर रख देंगे, और W नीचे आएगा। चूंकि ये एयर वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ये G/W पूछ रहा है, मतलब जल के सापेक्ष कांच का। तो 3/2, 4/3, इसको आप तो ऊपर जाएगा ये 9/8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9/8। अब देखते हैं
एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, तो शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट और जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। तो जूल प्रति सेकंड से आप आइडिया लगाइए। 2000 जूल और सेकंड में था 20, कैंसिल हो गया, 2 से 100, तो यहाँ पे 100 वाट। तो जो शक्ति हो जाएगी सामर्थ्य वो हो जाएगी 100 वाट। फिर है ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, इनका अवशोषण होता है ओजोन परत द्वारा। तो यह विकल्प इसमें सही हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेहता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो फ्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन स्नेहता का यहाँ से अभिप्राय, इलेक्ट्रॉन स्नेहता जो मायने रखती है वह विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित है। तो जो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन स्नेहता होती है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे ज़्यादा वो फ्लोरीन की होती है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है और लोग गलत करके चले जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे याद रखें। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेहता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो क्लोरीन की होती है। फिर देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, CH3CH2Br+ NaOH। तो यहाँ पे पूछा था कि अभिक्रिया का नाम क्या है। चूँकि Br का प्रतिस्थापन यहाँ पे देखिए हो जा रहा है, यहाँ पे OH जुड़ जा रहा है, यहाँ पे Na के साथ Br, तो यहाँ पे NaBr हो जा रहा, तो प्रतिस्थापन चूँकि हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर देखते हैं उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थे सारे रोग जो कि विटामिन की कमियों से होते हैं। फिर है नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो नग्न बीज वाले पौधों को कहते हैं अनावृत बीजी। फिर है कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती है? तो यह होती है फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा इसे कहते हैं। फिर है कि एक जीव की संरचना, कार्य तथा या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। ये एडॉप्टेशन है, अनुकूलन। तो ये रहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और विज्ञान के कुल मिलाकर 50 प्रश्न। चूँकि जो लैंग्वेज पोर्शन है उससे 40 नंबर आएगा। सबसे बृहद जो अंक अर्जित होंगे वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से होंगे। 40 अंकों की है। विज्ञान 10 अंकों की आएगी। मैथ भी आपकी 20 अंकों की आएगी। तो अगले जो नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैथ के बारे में, और इसके बाद अन्य जो पार्ट बचेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी आपको। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्योंकि मैं 2 से 3 वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरी टंग लिप्सिंग की समस्या आ सकती है। क्योंकि पूरा मैटर तैयार करना, जल्दी जल्दी बोलना, समय का ध्यान रखना, तो इन सभी बातों को आप इग्नोर करेंगे और इसे सहयोगात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे कि आपका सहयोग किया जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।